के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की गई है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीपी जोशी ने राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने की मांग की है। भाजपा सांसद सीपी जोशी ने इसे लेकर पत्र लिखा है। तो लिखा है कि संसद सदस्य राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त किया जाए। इसी के संबंध में यह पत्र लिखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को यह पत्र लिखा गया है। पत्र में बिंदुवार राहुल गांधी की कमियों को बताया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर मिल रही है जहां पर राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति का नेता विपक्ष के पद पर रहना देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। राहुल गांधी देश विरोधी तत्वों के हाथ में खेल रहे हैं। सुधीर शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, पत्र लिखा गया है राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने के लिए। देखिए, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर निकली है जिसमें सांसद सीपी जोशी ने जो पत्र लिखा है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा है, जिसमें ये मांग करी गई है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाए ताकि वो विदेशी धरती पे जाके किसी तरह से कोई साक्षात्कार नहीं दे पाए। लगभग 8 बिंदु इसमें शामिल किए हैं, जिसमें 3 प्रमुख बिंदु को लेकर इसमें कहा गया कि क्यों निरस्त किया जाना चाहिए। उसमें सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया कि विदेश की धरती पर राहुल गांधी दिए बयान के किसी भी तरह से एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के तौर पर सही नहीं, जो पिछले दिनों इंटरव्यू दिया गया था वैसा। दूसरा बिंदु उन्होंने शामिल किया कि राजनीतिक नहीं बल्कि विशिष्ट तौर पर देश विरोधी गतिविधियों के दायरे में आता है, जो उनके आचरण को संदिग्ध बनाता है। इसी तरह से तीसरा जो बिंदु है वो इस तरह का है कि आंतरिक स्थिरता और सीमाओं की सुरक्षा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ये 3 बड़े बिंदुओं को लेकर उन्होंने बड़ा हमला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर किया है। बिल्कुल, एक बड़ा हमला यहाँ पर किया गया है क्योंकि उनका पासपोर्ट रद्द किए जाने की मांग की गई है। सुधीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दिल्ली से सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, पत्र लिखा गया है, पासपोर्ट रद्द किए जाने की मांग की गई है। अब किस तरीके से इसे लेकर सियासत देखी जा सकती है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार बीजेपी जो है वो राहुल गांधी पर हमलावर रहती है। और जिस तरह से राहुल गांधी जो है विदेश में बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाकर के बयान करते हैं, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं बल्कि देश की छवि को भी जो है वो धूमिल करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो निश्चित तौर पर एक नई सियासत जो है अब शुरू हो गई है, जिसमें राहुल गांधी को विदेश जाने से रोकने के लिए बात जो है वो की गई है। उनके पासपोर्ट को जो है वो रद्द करने की बात की गई है। निश्चित तौर पर बीजेपी की ओर से मांग की गई है और कहीं न कहीं एक सियासी पारा जो है वो इस पर चढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हम देखिए कांग्रेस में के अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी, और साथ ही तौर पर जिस तरह से नेहरू गांधी परिवार का दबदबा जो है कांग्रेस पार्टी में, तो निश्चित तौर पर उनके बचाव में भी कांग्रेस के नेता जो है वो आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पर हो गई है, जिस तरह से राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग जो है वो लोकसभा अध्यक्ष से की गई है। हालांकि इसके राजनीतिक मायने ज्यादा है, ऐसे होने की संभावना जो है वो बहुत कम है। जी बिल्कुल सुधीर, चूंकि इससे पहले जब उन्होंने विदेशों में बयान दिया और इसे लेकर बीजेपी ने रिएक्शन दिया तो उसका रिएक्शन कांग्रेस की ओर से भी सामने आया, प्रदर्शन भी किए गए। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर अभी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आक्रोशित है। अब ऐसे में इस पत्र को लेकर किस तरीके से कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कराती है ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्या विदेशों में जाकर बयान देने से ये पॉसिबल होता है कि किसी का पासपोर्ट ही रद्द कर दिया जाए? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता। जी सुधीर, राजनीतिक मायने ज्यादा निकाले जाते हैं। जो बयानबाजी इस तरह की आती है उसमें कोई पासपोर्ट कैंसिल होने की बात नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बड़ा हमला जो किया गया है वो उसमें देखने वाली बात है कि कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनकी वजह से इनका पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए। यानी इस मास लेवल पे एक तरह से मैसेज देने की बात होती है और निश्चित रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से भी इसमें बड़ा बयान भी आएगा और बड़ी, जिस तरह से पिछले दिनों एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ राजस्थान में जयपुर में जिस तरह का कल देखने को मिला था, वैसा ही कुछ आने वाले दिनों में कांग्रेस जो सीपी जोशी के खिलाफ भी कर सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है कि आरोप जो लगाए गए हैं राहुल गांधी पे, उनका जवाब अब निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से आने वाला है। अब बिल्कुल देखना होगा क्या रिएक्शन आता है कांग्रेस की ओर से इस पत्र को लेकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर नगर निगम से अगली खबर, हेरिटेज में निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर बना दी गई हैं।
कुसुम यादव का कार्यकाल 2 महीने का रहेगा। पार्षद चुनाव के वक्त भाजपा ने कुसुम यादव को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद कुसुम बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्षद बन चुकी थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद यादव ने भाजपा को समर्थन दिया था, तब बीजेपी ने उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार भी बनाया था। कुसुम यादव बीजेपी के कार्यकर्ता अजय यादव की पत्नी हैं। वहीं कुसुम खुद भी दूसरी बार नगर निगम में पार्षद बनी है। तो जो उनके समर्थक हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बनाया गया है। कुल 2 महीनों का उनका कार्यकाल रहने वाला है। और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कुसुम यादव ने कहा कि जो समस्याएं थी लोगों की वो अब खत्म होंगी, लोगों की परेशानियों को वो खत्म करेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से मेयर जो थी इससे पहले मुनेश गुर्जर वो काफी मुश्किलों में फंसी रही। और ऐसे में आरोप यह है लोगों का, पार्षद भी लगातार ये कहते रहे हैं कि जो लोगों के काम है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में अब चूंकि कार्यवाहक मेयर मिल चुका है, किस तरीके से वो कामकाज को आगे बढ़ाती है ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि 2 महीने का ही उनका कार्यकाल होगा और उसके बाद मेयर के लिए चुनाव किए जाएंगे। और कुछ पार्षद चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में जब चुनाव होंगे तो बड़ा ही दिलचस्प होगा। मेयर कुसुम यादव हमारे साथ में मौजूद हैं, किस तरह से देखती हैं एक बड़ा फैसला? देखिए, संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं संगठन की हर उम्मीद पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। मैं जयपुर की जनता की हर उम्मीद पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं मेरे संगठन का, मेरे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी भाई साहब का, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और आज मुझे आप सब लोगों के सामने बड़ी जिम्मेदारी मिली है। न्यूज 18 राजस्थान ने जनता के मुद्दे लगातार शुरू से उठाए हैं। शहर का हाल बदहाल है, बारिश के बाद में आपकी प्राथमिकता क्या रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा है कि हम हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों पर चलते हुए हम सबसे पहला काम जयपुर को साफ सुथरा बनाने का करें और मेरी कोशिश रहेगी, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छा काम होगा। भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे पट्टे वगैरह में, कई चीजों में, इन चीजों की जांच करके उसमें कोशिश करेंगे कि जनता के साथ ऐसा फिर से ना हो। देखिए, मैं ये विश्वास दिलाती हूँ जनता को कि अब आपको कभी ठगासा महसूस करना नहीं पड़ेगा। जो भी आपके काम है, जो भी आपकी समझ। और प्रदेश में मिलावट के खिलाफ हो रही कार्रवाइयां अब सवालों के घेरे में आ गई हैं। पहली बार एक ढाबा संचालक की ओर से सैंपल के रिजल्ट आने से पहले वीडियो जारी करने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को घेरा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। खाद्य सुरक्षा की ओर से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत पिछले 6 महीनों से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो या फिर मिठाई शॉप या जूस सेंटर, विभाग की कार्रवाइयों से कोई भी अछूता नहीं है। खास बात यह है कि निरीक्षण या फिर छापे के लिए गए सैंपल के रिजल्ट आने से पहले ही हो रही बदनामी से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। लेकिन अब विभाग की ओर से की जा रही बदनामी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। पूरे मेरी दुकान में घुस गए, जांच की, वह वीडियो बनाने लग गए। मेरे द्वारा उन्हें रोका गया कि आप वीडियो नहीं बनाए, इससे मेरी इमेज पे, मेरे धंधे पे फर्क पड़ेगा। वह नहीं माने और उन्होंने वीडियो बनाया। एक कलर का उनको डब्बा मिला, वो मुझे बोले ये कलर दीवारों पर यूज लिया जाता है। दीवारों पे कलर जो यूज लिया जाता है वो कलर अलग होता है, होली पे जो कलर यूज होता है वो कलर अलग होता है। ये जो कलर इनको यहाँ से मिला है ये ना तो सब्जियों में यूज लिया जा रहा था, ये केक व पेस्ट्रियों पे यूज लिया जाता है जो मल्टीनेशनल कंपनियां बना रही है। आज हर घर के अंदर कोई भी मसाला या नमक यूज लिया जा रहा है वो मल्टीनेशनल कंपनियां ही बना रही है, हम तो खुद बना नहीं रहे। अगर आपको छापा मारना है या कार्रवाई करनी है तो आप मल्टीनेशनल कंपनियों पे कार्रवाई करें। बता दें कि मीडिया में खबर आने के बाद ढाबा संचालक ने खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। ढाबा संचालक का कहना है कि सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले क्यों बदनाम किया जा रहा है। और संपूर्ण आम व्यापारी इस कार्रवाई के विरोध में है कि आम आदमी को धंधा नहीं करने दिया जा रहा है, वो छोटे मोटे व्यापारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जबकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां इसको बना रही है मसालों को, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम माल परचेज करते हैं, उसी को यूज लेते हैं। किसी प्रकार की कोई गंदगी मेरे यहाँ पर नहीं मिली
और अगर ये कहते हैं कि हमने सैंपल लिए, तो ये सैंपल फॉरेंसिक लैब में जाके जांच हो, जांच होने के बाद अगर उसमें यह आता है कि ये गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाइयों का हल्ला ज्यादा है, इसीलिए जयपुर में विभाग के एक्शन की बात करें तो जयपुर CMHO प्रथम के क्षेत्र में इस साल जनवरी से लेकर अगस्त माह तक कुल 467 खाद्य निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें एक्ट के तहत 404 सैंपल लिए गए हैं। इस दौरान 98 सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं, तो महज एक सैंपल मिस ब्रांड पाया गया है। वहीं सिर्फ 19 सैंपल अनसेफ पाए गए हैं। इस प्रकार के रिजल्ट अब तक सामने आए? हमारे यहाँ CMHO के अधीन जितने भी फूड इंस्पेक्टर्स हैं, उन्होंने जगह जगह जाके कार्रवाई की है, जिसमें कि हमने खाद्य निरीक्षण 465 किए हैं और एक्ट के तहत जो है 404 हुए हैं। सब स्टैंडर्ड उसमें से हमें 98 पाए गए, मिस ब्रांड 1 था, अनसेफ 19 थे। ये अशुद्ध पाए गए थे नमूने। और हमने न्यायालय में ADM को 78 केसेस भेजे, CJM को 5 और न्यायालय द्वारा जो निर्णय हुआ है उनमें 20 को फाइन हुआ है और लगभग 2.5 लाख रुपए का जुर्माना प्राप्त किया। इतनी कार्रवाइयों के बाद ज्यादातर प्रतिष्ठानों के सैंपल पास हो रहे हैं, लेकिन सैंपल पास होने के बाद इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही। ऐसे में दबे स्वर से व्यापारियों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा विभाग सिर्फ बदनामी की कार्रवाई कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अब फर्जी कैंडिडेट्स की खैर नहीं, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्जीवाड़ा कर बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर एक्शन में जुट चुका है। आयोग ने संस्कृत शिक्षा विभाग में बिना क्वालिफिकेशन के भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 14 कैंडिडेट्स को चिन्हित किया है, जिनके खिलाफ RPSC कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई करने की तैयारी में है। परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वालों पर एक्शन की तैयारी। बिना क्वालिफिकेशन आवेदन करने वालों पर होगी FIR। फर्जी कैंडिडेट्स के खिलाफ कोर्ट जाएगा RPSC। अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के आरोपों से घिरा राजस्थान लोक सेवा आयोग अब अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगा है। अब आयोग ऐसे अभ्यर्थियों पर एक्शन की तैयारी कर रहा जो बिना योग्यता के आवेदन करते हैं। RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग में आवेदन करने वाले 14 ऐसे कैंडिडेट्स की पहचान की है, जिन्होंने बिना क्वालिफिकेशन की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन किया। आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई करेगा। इसके लिए 2 राज्यों के 14 कैंडिडेट्स को चिन्हित किया गया है। इनमें जयपुर के 5, अलवर के 2, उत्तर प्रदेश के 2 और बांसवाड़ा, चूरू, धौलपुर, पाली और दौसा के 1-1 कैंडिडेट शामिल हैं। परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए RPSC लगातार ठोस कदम उठा रही है और अभ्यर्थियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन पर कार्रवाई भी की गई है। इस वक्त जो है RPSC जो है संस्कृत विभाग के उन अभ्यर्थियों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने योग्यता नहीं होने के बावजूद भी फॉर्म भरे। ऐसे 14 लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ अब न्यायालय में जाने का फैसला लिया है। इस मामले में उनको 1 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हाल ही में आयोजित हुई संस्कृत विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 14 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के आवेदन किए, लेकिन उनके पास उसकी योग्यता नहीं थी। आरोपियों को बुलाकर पूछताछ करने पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनका आवेदन किसने किया और जिन्होंने आवेदन किया उनके पास उस सब्जेक्ट की योग्यता ही नहीं थी। आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परीक्षाओं से डिबार करने कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इनके मोबाइल पे इसका OTP भी जाता है जब ये फॉर्म भरते हैं, और कई बार जब हमने इनको बुला के पूछा तो इस तरीके के अभ्यर्थी है कि जिनको यही पता नहीं कि उनका फॉर्म किसने भरा। इस तरीके की कैजुअल एटीट्यूड और इतनी लापरवाही
और इनको कौन आदमी इनको कहाँ पे कोई इनको यूज़ कर रहा है, इनका फॉर्म कौन भर रहा है, तो हम इसकी तह में जा रहे हैं। और जितने भी इस तरीके के नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो न केवल आयोग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं बल्कि उनका कोई हिडन एजेंडा भी हो सकता है, तो उसको हम लगातार ढूंढ रहे हैं। सभी 14 अभ्यर्थियों ने संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए 5 से 15 विषयों में आवेदन किए थे। आरोपी अभ्यर्थियों को 1 साल की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग के 200 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। 8 से 19 सितंबर तक संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए 37,918 ने आवेदन किए थे। इसमें केवल 8,385 परीक्षा देने आए। ऐसे में ये अनुपस्थिति क्यों रही, इसे लेकर भी कैंडिडेट की दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। वहीं आरपीएससी के सेक्रेटरी रामनिवास मेहता का कहना है कि ऐसे लोग परीक्षाओं में व्यवधान पैदा करते हैं और इनके कारण कई खर्चा भी होता है, लाखों रुपए का खर्च जो है इनके कारण होता है। ऐसे में परीक्षाओं पर अंकुश लगाने, नकल रोकने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस कदम को भी माना जा रहा है जिससे कि शुचिता के साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जा सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकानों के नाम लिखने के आदेश का राजस्थान बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि यूपी की सरकार ने जो किया है उसका देश भर में स्वागत हो रहा है। राजस्थान में इस तरह के मामलों को लेकर पहले से ही सख्ती है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि राजस्थान में इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान सरकार जनता को खाने के लिए स्वच्छ सामग्री मिले इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरह के कामों में पहले से भी बहुत तरीके से सख्ती के साथ काम कर रही है। जो मिलावटखोर और जो इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो ही रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन किया है वो तो पूरा देश में उसका स्वागत हो ही रहा है। राजस्थान में तो उसको लेकर पहले से ही सख्ती है। अलग तरीके की मिलावट के खिलाफ ही सख्त अभियान यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी मामला राजस्थान में सामने आएगा तो सख्त कार्रवाई होगी ही होगी। सरकार उसको लेकर बहुत अवेयर है। राजस्थान की जनता को एक स्वच्छ खाने पीने की चीजें मिले इसके लिए सरकार पहले दिन से प्रतिबद्ध है। तो वहीं यूपी में योगी सरकार के नए आदेश पर राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक और जहां बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है तो वहीं प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि खान-पान के मामले में मानक बहुत पहले ही तय हैं। कानून की पालना होना जरूरी नहीं कि उसमें कोई नई बात हो, लेकिन नाम लिखने की बात उचित नहीं। सुनिए क्या कहा। सामग्री और जो खाद्य सामग्री के लिए स्टैंडर्ड तय हैं, ये बहुत लंबे समय से हमारे सुरक्षा मानक जो हैं इनके तय हैं। आपने देखा होगा कोई भी मसाला आएगा या कोई भी खाद्य सामग्री आती है तो उनको ये बताना होता है कि उसमें क्या चीज़ है, किससे बनी है, कितनी इसकी एक्सपायरी डेट है। ये सब कानून बहुत पुराने बने हुए हैं। अब आवश्यकता है इनकी पालना कराने की। पालना कराना जो है सबके लिए आवश्यक है। इसी के लिए जो है हमारे यहाँ पे जो क्या हेल्थ और करेंगे। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का बाड़मेर से बड़ी खबर है जहां पर शराब के ठेके पर तोड़फोड़ की गई। इंदिरा नगर आकाशवाणी के पास के ठेके में तोड़फोड़ की सूचना है। कई गाड़ियों से आए बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया। ठेके के विरोध में पिछले कुछ समय से लगातार ये विवाद चला रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये वही शराब का ठेका है जिसे लेकर लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है और इस दौरान शराब के ठेके पर तोड़फोड़ की भी सूचना मिली है। इंदिरा नगर आकाशवाणी के पास ये ठेका स्थित है जहां पर कई गाड़ियों से कई बदमाश यहां पर पहुंचे और ठेके पर तोड़फोड़ की है। माहौल खराब ना हो, शांति बने रहे, इसे लेकर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है। कौन थे बदमाश, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात तिरुपति लड्डू विवाद की करेंगे, जिसके बाद से प्रदेश का देवस्थान विभाग सजग हो गया है। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि अधिकारियों को मंदिरों में जांच और समय समय पर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान के मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं वो विशेष करके पवित्रता का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में कई तरीके के घी मिल रहे हैं और इसीलिए अगर सरस डेयरी से दूध लेते हैं तो इसमें मिलावट का कोई डर नहीं रहता। सुनिए क्या कहा।
तिरुपति बालाजी में प्रसाद में जो मामला सामने आया है निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वहाँ का प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई भी कर रहा है। निश्चित रूप से ये सनातनियों के ऊपर एक आघात है और राजस्थान में ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान में सारे जो व्यवस्था करने वाले मंदिरों के ट्रस्टी, मंदिरों के प्रन्यास वाले, मंदिरों की व्यवस्था संभालने वाले सभी लोग सनातनी हैं और वो विशेष करके पवित्रता का और शुद्धता का खूब ध्यान रखते हैं। और वैसे जहाँ भी प्रसादे बनती है और वितरण की व्यवस्था होती है वहाँ पे बड़े बड़े मंदिरों के लिए हमने जो प्रमुख शासन सचिव है उनको कहा है कि उनके ऊपर मॉनिटरिंग करे, उनकी एक बार जांच करवा ले। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात राजसमंद के नाथद्वारा की, जहां पर श्रीनाथ जी थाना पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। लाखों रुपए की अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद शराब नष्ट करने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका पार्किंग परिसर में नष्ट करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 14 नवंबर को 2 अलग अलग कार्रवाई की गई और शराब की जब्ती की गई थी और आज इन शराब जो नष्ट किए गए हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो लाखों रुपए की अवैध शराब जिसे जब्त किया गया अलग अलग 2 बड़ी कार्रवाइयों में। इसके बाद इन जब्त शराब को नष्ट कर दिया गया है। तो पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से संयुक्त रूप से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर लाखों रुपए की अवैध शराब पर बुलडोजर चला दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई, शराब को नष्ट किया गया। नगर पालिका पार्किंग परिसर में बड़े पैमाने पर अवैध शराबों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। 14 नवंबर को 2 अलग अलग कार्रवाइयां की गई थी, जहां पर भारी मात्रा में शराब जब्त की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने जब्त शराब को नष्ट करने के आदेश दिए और कोर्ट के आदेश के बाद आबकारी विभाग और इसके साथ साथ श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से जब्त की गई शराबों को नष्ट कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार अवैध शराब के जो संचालन किए जा रहे हैं उस पर नकेल कसने के लिए पुलिस एक्टिव है। रेलवे के नए कवच की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सवाई माधोपुर में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 का उद्घाटन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाई माधोपुर से कोटा रेलवे स्टेशन के मध्य स्वदेशी रेलवे सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 के मॉडल को बारीकी से देखा। रेलवे को सुरक्षित करने को लेकर रेलवे मंत्रालय द्वारा लगातार नई नई तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है और रेलवे को नई नई तकनीकों से लेस किया जा रहा है। हमारे लिए तो बड़ा क्रांतिकारी चीज है। किसी मार्ग से होने वाली दुर्घटनाएं तो आगे बढ़ा और इससे हमें एडवांटेज मिलेगा कि हमें अपने सशक्त कंपनी सिग्नलों की लोकेशन की जानकारी रहेगी, उस पर हमें ड्राइविंग के संचालन बहुत बेनिफिट मिलेगी। और जो हमारे रेलवे में जो दुर्घटनाएं हैं हेड ऑन कोलिजन और रियर कोलिजन वो संभावना भी खत्म हो जाएगी। मेरे व्यक्तिगत तौर पे तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लिए तो बहुत बेहतर है, हमारे रेलवे के लिए। आपकी इसमें ट्रेनिंग किस तरह की हुई? ट्रेनिंग सर बड़ौदा में ट्रेनिंग करवाते हैं 2 दिन की ट्रेनिंग, और वहाँ पे ट्रोली वगैरह बढ़ा के और फिर इंजन मिलेगा इसके फंक्शन की बढ़ा। कितना आसान लगा इसको ऑपरेट करना, कितना मुश्किल लगा? सर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो अभी शुरुआत में तो बाकी फंक्शन इसके आसान है। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर का सिग्नल इसमें दिखाई देगा। बहुत गौरव की बात है कि त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के सवाई माधोपुर से कवच 4.0 भारत में पहली बार सवाई माधोपुर से चालू हुआ है और आगामी महीनों में, आगामी वर्षों में करीब 10,000 लोगों के ऊपर कवच लगाने का काम होगा
और 9000 किलोमीटर, अभी 3000 किलोमीटर का काम चल रहा है, जिसमें से ये भी काम है, और 9000 किलोमीटर और एडिशनल कवच का काम चालू होगा। और बुलेटिन में अब बात करेंगे टापू बने 80 घरों की। भरतपुर जिले में एक ऐसा गांव है जो आइलैंड में तब्दील हो चुका है और 80 घर पानी में डूब गए हैं। लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। पानी से घिरे इस गांव के लोगों की स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश से हाहाकार, डूबे घर बार, आफत बेहिसाब, भरतपुर में जल सैलाब। गलियों में चली नाव, बाढ़ से घिरा गांव। भरतपुर जिले में बांध के बीचों बीच बसा यह गांव कपरौली है, जो आज एक आइलैंड में तब्दील हो चुका है। गांव में लगभग 80 घर हैं, जो अब अजान बांध के पानी से चारों ओर से घिरे हुए हैं। ऐसे में अब इस गांव के लोगों के लिए शहर की मुख्य सड़क तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नाव ही है, जो अब इनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आलम यह है कि अब कपरौली के लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों का सामान लाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ता है। और हमारे देश को 77 साल हो गए आजाद हुए। हम आज भी मतलब इस विकास से बहुत तगड़े वंचित हैं, और हमारी इतनी स्थिति है, कोई बीमार हो जाए या कोई और समस्या हो जाए तो हम मतलब जा नहीं सकते, पानी से चारों तरफ से घिरे हुए। और हमारे लिए सरकार इतना करे कि सड़क बनवाई जाए सबसे पहले तो, जिससे हम आना जाना हो, कोई भी हारी तकलीफ हो तो हम जा सकते हैं। आधी रात पे कोई बड़ा बूढ़ा पर मतलब बीमार हो जाता है तो हम नाव से ही मिलती है, नाव से ही ले जाते हैं, पर नाव भी अब की बार टाइम पे नहीं मिली। ये गांव जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ के लोगों को करीब 2 किलोमीटर नाव से सफर करना पड़ता है। इससे पहले साल 1996 में गांव के ऐसे हालात बने थे। तब प्रशासन ने ग्रामीणों को बड़ी बड़ी नाव दी थी। हालांकि इस बार प्रशासन की तरफ से सिर्फ 2 छोटी नावों की व्यवस्था की गई है, जिससे एक बार में ज्यादा लोग सफर नहीं कर पाते हैं। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट।